गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था भाई? मोनोकाट का स्टेम पढ़ाया था। आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका डाइकाट का स्टेम। इधर देखेंगे डाइकाट स्टेम। तो डाइकाट स्टेम में पहले बेसिक चीज समझिएगा आप लोग। इधर देखिएगा, अगर ये स्टेम है तो देखिएगा भाई, अगर वो मोनोकाट का स्टेम है वो हमेशा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। अगर डाइकाट का स्टेम है तो हमेशा क्या होगा? हार्ड होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि डाइकाट के प्लांट से क्या होता है? वुड का फॉर्मेशन होगा। मतलब डाइकाट के प्लांट से किसका निर्माण होगा? वुड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? जबकि मोनोकाट के प्लांट से वुड का फॉर्मेशन नहीं होता। मोनोकाट के प्लांट में एनुअल रिंग नहीं बनता, डाइकाट के प्लांट में क्या होगा? एनुअल रिंग बनेगा। क्लियर हुआ है तक की? फिर बात होती है डाइकाट स्टेम का। इधर देखिएगा, डाइकाट स्टेम में स्टेम हेयर्स भी होता है। डाइकाट के प्लांट में क्या होगा? स्टेम हेयर्स। और स्टेम हेयर के साथ साथ इसमें ट्राइकोम भी रहता है। स्टेम हेयर के साथ क्या रहेगा? ट्राइकोम। मैं पिछले क्लास के पिछले में बता दिया हूं कि स्टेम में हमेशा क्या होता है? ट्राइकोम होता है। क्लियर है? पिछले के पिछले क्लास में बताया था कि बहुत सारे प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें स्टेम के साथ क्या होता है? स्पाइन निकलता है। स्टेम के साथ क्या निकलेगा? स्पाइन, मतलब कांटा रहता है पहला। दूसरा टेंड्रिल्स का भी फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? टेंड्रिल्स का। तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं पूछा अमरबेल में, तो अमरबेल में किसका टेंड्रिल्स निकलता है? लीफ का कि स्टेम का? स्टेम का निकलता है, उससे लीफ का टेंड्रिल्स नहीं निकलता। अगर पान का पूछा तो पान का भी किससे निकलता है? लीफ से निकलता है, क्योंकि जहां स्टेम जहां लीफ रहता है उसी भाग से ऐसे निकलता है टेंड्रिल्स। क्लियर हुआ? मटर में पूछा तो मटर में हमेशा पत्ती से निकलता है टेंड्रिल्स। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बता दूं भाई। तो उसी प्रकार से जब डाइकाट का हम स्टेम देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ एक लेयर पाया जाता है। इस बाहर को हम कौन सा लेयर कहते हैं अपन? कौन सा कहते हैं? स्टेम पढ़ रहे हैं। स्टेम क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। ये क्या कहलाएगा भाई? आपका एपिडर्मिस। सिंगल लेयर होगा। किसका बना रहेगा? आपका पैरेंकाइमेटस का। ठीक। फिर स्टेम के बाद डायरेक्ट इसमें आता है हाइपोडर्मी। क्या आएगा आपका? हाइपोडर्मी। क्या आता है भाई? आपका हाइपोडर्मिस। तो इधर पहले समझिएगा, अगर जनरली हाइपोडर्मिस होता है, इधर देखिएगा, ये जो डबल लेयर दिख रहा है ना, मतलब ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक, ये ऐसा है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को डबल, ये लेयर कहलाता है आपका हाइपोडर्मिस कहलाता है। कौन सा लेयर कहलाएगा? हाइपोडर्मिस। तो ये क्या हुआ हमारा? हाइपोडर्मिस। क्लियर हुआ? कोई डाउट है पास? और ये हाइपोडर्मिस क्या होता है? ये मतलब ये कौन सेल होता है आपका? कोलेनकाइमा। कौन सा काइमा होगा? कोलेनकाइमा। क्लियर हुआ? क्या बोले? बता रहे हैं। इधर देखिए, पहले समझिएगा, ये है क्या? हाइपोडर्मिस। लेकिन रियल में ये रहता है, पहले देखिएगा, पैरेन्काइमा का एक खासियत है। अगर ये गोला है तो ये पैरेन्काइमा होता है। अगर गोला के साथ अगर मीजोफिल की सेल है, ये कहलाता है आपका क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोरेनकाइमा। अगर ये ऐसा सेल है, ठीक, और ऐसा अगर डबल डबल लेयर है तो ये ग्रुप लाता है आपका स्क्लेरेनकाइमा का। किसका होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। क्या रहता है आपका? ये स्क्लेरेनकाइमा का। क्लियर हुआ? तो डबल ग्रुप है और इस ग्रुप का हमेशा डेथ ऑर्गेनिज्म होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? डेथ। तो इसको जब डबल है तो ये क्या होगा? हाइपोडर्मिस है। और कौन से है आपका? स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर हुआ तक? क्या समझ? एक और होता है कोलेनकाइमा है। तो तीन ही हम पढ़ते हैं, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा क्या पढ़ते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। बाकी भी इसके सब टाइप्स है आपका। क्लियर हो? कभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो आपका पैरेन्काइमा वाले पे। इन दोनों पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। क्लियर हुआ है सबके?
इसके बाद ये पूरी संरचना क्या कहलाएगा आपका? कॉर्टेक्स। हाँ जी बोलिए खान। सर फोटोसिंथेसिस पैरेन्काइमा में होगा, क्लोरेन्काइमा में भी तो होगा ना सर? वही तो, लेकिन पैरेन्काइमा का ही तो प्रकार है रे, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऐसे जो सेल होता है उसमें मेसोफिल की ऐसे सेल्स होती, खम्भ जो संरचना रहेगा, खम्भ कोशिका बोलते हैं। ये इसी को कहते हैं पैलिसेड की कोशिकाएं। क्या इसको क्या कहेंगे? पैलिसेड की। अभी लिप में समझ आ जाएगा आपको। ये क्या कहलाएगा आपका? पूरे कॉर्टेक्स। तो देखिएगा पौधे में जो कॉर्टेक्स भी रहता है वो अलग अलग कॉर्टेक्स रहेगा। एक तो आउटर कॉर्टेक्स होगा, दूसरा मिडिल कॉर्टेक्स होगा, तीसरा क्या होता है? इनर कॉर्टेक्स होगा। क्लियर है? सर कोलिनकाइमा को समझिए। हाँ। इधर देता है, समझिएगा। ये देखिएगा हमेशा जो टिश्यू होता है वो 3 प्रकार के होगा। पहला कौन होगा? पैरेन्काइमा। अगर ये गोलाकार है तो कौन सेल हुआ? ये पैरेन्काइमा। क्लियर हुआ है? अगर इसमें क्या है? मीजोफिल की सेल है। मीजोफिल की क्या है? सेल है, तो इसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या कहेंगे इसको? क्लोरेन्काइमा। क्लियर हुआ? और 2 पैरेन्काइमा के बीच में जो गैप दिख रहा है उसको कहते हैं अपन एरेन्काइमा। क्लियर हुआ? इसमें रहता है स्टार्च भरा रहता है, मतलब भोज्य पदार्थ भरा रहेगा। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्या होगी? क्रिया होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तभी भोज्य पदार्थ कहाँ स्टोर होगा? एरेन्काइमा। अधिक मात्रा में जल वाले पौधे में पाया जाता है, पहला हुआ। दूसरा कहता है आपका कोलेनकाइमा। ये देखिएगा ये कौन सा काइमा कहता है? अभी आपका कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा का जो संरचना होगा वो हट के रहता है। इसकी संरचना ऐसे लंबा लंबा रहेगा, ये रहेगा संरचना। क्लियर हुआ? ये लिविंग सेल के कैटेगरी पे आता है। कौन सेल पे आएगा आपका? लिविंग सेल पे। क्लियर हुआ तक? ये पौधे को मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा? आपका मजबूती। क्लियर हुआ तक? ये लिविंग सेल है, लेकिन अगर इसी पे अगर डबल आ गया तो कोलेनकाइमा ना बोल के उसको क्या बोल देते हैं? स्क्लेरेनकाइमा बोल देते हैं। बस लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब क्या है? लिविंग है, ठीक, और ये क्या है? डेथ है। इन सभी में डिवीजन होगा, ठीक, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं होगा। आया? क्यों? क्योंकि इन तीनों की दोनों की उत्पत्ति जो होती है वो कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तभी तो परमानेंट टिश्यू बनेगा ना। नहीं समझ है? लेकिन ये परमानेंट है क्योंकि इन सब की उत्पत्ति किसे हुआ है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर पूछेगा कौन सा टिश्यू डेथ है तो सिर्फ एग्जांपल याद रखना, होता है। लेकिन ये भाई पहले मेरिस्टेमेटिक में प्रोकैरियोन आया है आपका, दूसरा कौन आया है आपका? कोलेनकाइमा। अंत में क्या होता है? इसमें सिंगल लेयर रहता है। इस कारण इसकी उत्पत्ति किससे मान देते हैं? मेरिस्टेमेटिक। इसकी भी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन ये कौन सा है? डेथ सेल हो गया है, इस कारण उसको उत्पत्ति उससे नहीं मानते। एक लिखवाया भी मैं, टिक करके देखिएगा कि मतलब ये क्या होता है? डेथ ऑर्गेनिज्म होता है, इसको नॉन लिविंग मानते हैं। हाँ दोनों साथ रहेगा भाई। जैसे कि आपके बॉडी का जो जितना भी त्वचा रहता है ना, उसकी लाइफ साइकिल केवल 24 आवर्स का है। 24 आवर्स में वो सेल हमारा क्या हो जाता है? चेंज होता है। भले दिखता है ना कि ये मेरा यही त्वचा है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल ही कितने घंटे का है? 24 आवर्स का, 24 घंटे का। 24 घंटे बाद क्या होता है? रिवेन्यूड हो जाता है। आया समझ? नहीं आया? हो गया? अगर ऐसा रहता है कि हमारे सेल पे लगातार कोशिका के विभाजन हो रहा है और डेथ नहीं होता तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है? विशाल हो जाता है। इसी कारण तो कहते हैं ना कि सेल साइकिल में कंट्रोल करने वाले क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाता है। अरे लिखवाया हूं मैं आप लोग को, एम साइक्लिन, पी साइक्लिन, CDK। अगर ये हमारे शरीर में कंट्रोल नहीं करता है तब हमको एक बीमारी होता है। वो कौन सा बीमारी है? कैंसर। ये समझ है? और जो डेथ सेल है उसको खाने के लिए भी तो होता है हमारे शरीर में। कौन सा होता है खाने के लिए डेथ ऑर्गेनिज्म को? अटरे का धो, हाँ
ठीक, कौन सा होता है? लाइसोसोम, वो सुसाइडल है भाई। उसी प्रकार से हमारा ब्लड भी तो मरता है ना, नहीं है समझ भाई, हमारा ब्लड भी तो मरता है। जैसे आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना दिन का है? 120। डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल कितना है? 1 से 3 दिन का है। ठीक, तो वो इतना दिन में तो उसका मरना क्या है? श्योर है। लेकिन दोनों मर कहाँ रहा है? बॉडी में। अरे गधो, स्प्लीन पे, प्लीहा पे। इसी कारण तो इसको रक्त का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। लाइसोसोम को सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये ब्लड का कब्रिस्तान है। नहीं है समझ? अगर हमारा सेल डेथ नहीं होता तो हमारा सेल क्या हो जाता? विशाल हो जाता। आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ तक के? कॉर्टेक्स के बाद अब आता है आपका एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा भाई? आपका एंडोडर्मिस। इधर देखिए, ये जो ऐसे सिंगल लेयर जो दिखाई देगा, पहले समझिएगा, ये क्या कहलाएगा आपका? एंडोडर्मिस। पहले एंडोडर्मिस होता है, फिर बाद में पेरिसाइकल। ये क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस अब इसमें बता दिया था मैं आप लोग, इसमें कौन सा स्ट्रिप पाया जाता है बताया था आप लोग को, कैस्पेरियन का स्ट्रिप। फिर उसके बाद में क्या बताया था आप लोग को? पेरिसाइकल। कितना लेयर बनता है आपका? सिंगल लेयर। अब पेरिसाइकल के बाद जो मुख्य रूप से रहता है वो है आपका वास्कुलर बंडल। तो पहले समझिएगा, 1 वास्कुलर बंडल, 2 वास्कुलर बंडल, 3 वास्कुलर बंडल, 4 वास्कुलर बंडल, 5, 6, 7, 8, बहुत सारा हो सकता है वो। क्लियर हुआ है तक के? अब ये वास्कुलर बंडल है, मतलब ये क्या है? प्रोवास्कुलर बंडल। अब प्रोवास्कुलर बंडल बनने के पश्चात इसके बीच में क्या बनेगा? एक पट्टी बनेगा। क्या बनेगा? पट्टी। तो इस जो पट्टी बनता है, पहले समझिएगा, ये जो पट्टी बनता है इसको कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। क्या कहेंगे इसको? फैसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फैसिकुलर कैम्बियम। क्लियर हुआ? तो ऊपर की तरफ क्या बनेगा आपका? फ्लोएम। और नीचे की तरफ क्या बनेगा आपका? जाइलम। क्लियर हुआ तक क्या? आया कि नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? अब कहता है कि ये जो पट्टी बना हुआ है वो ये भी वास्कुलर बंडल है, तो सब में ऐसी बना है, बनेगा कि नहीं बनेगा यार? सब में बनने के पश्चात एक वास्कुलर बंडल दूसरे वास्कुलर बंडल से जुड़ गया। ये देखिए जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ गया यहाँ तक के। तो कहता है भाई कि जब एक वास्कुलर बंडल दूसरे वास्कुलर बंडल से जुड़ता है तब एक रिंग बनता है। यही किसका रिंग कहलाएगा? कैम्बियम का रिंग। तो ये पूरे को हम क्या कहेंगे? कैम्बियम का रिंग। तो जब एक वास्कुलर बंडल दूसरा वास्कुलर बंडल से जुड़ता है तो यहाँ पास जो गैप दिख रहा है ये कहलाता है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। क्या कहलाएगा? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इसी को क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले बता दिया। सर ये क्वेश्चन पूछा था, ये किससे बना होता है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम? मतलब उसमें दिया था जाइलम फ्लोएम और हमेशा ध्यान से समझिए, पहले समझ लीजिए, मैं बताता हूँ किससे बनता है। इधर देखिएगा, आपके पास है जाइलम, कोई रोल नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं है उससे, बनता ही नहीं। दूसरा फ्लोएम, फ्लोएम से भी नहीं बनता। क्लियर हुआ? दूसरा होता है मेडुलरी रेस। ठीक, तो मेडुलरी रेस का कोई काम नहीं रहता। मेडुलरी काम का सिर्फ एक ही काम होता है, ये वास्कुलर बंडल, 2 वास्कुलर बंडल, इन दोनों के बीच में से जो धागा दिखता है वो कहलाता है मेडुलरी रेस कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये तो बता दिया था यहाँ बस कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो बीच में से दिख रहा है 2 वास्कुलर बंडल के बीच में जो धागा बनता है ये कहलाता है मेडुलरी रेस कहलाता है। क्लियर हुआ है लगे? तो तीसरा आंसर क्या था इसमें? मेडुलरी रेस। अब बनता है कि कैम्बियम जो बनता है कभी भी कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है सिर्फ प्लेट के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है? तो सेल प्लेट। और उसका जो फॉर्मेशन होता है कैम्बियम का हमेशा किससे बनता है? प्लीरोम से। क्लियर हुआ? किससे बनता है आपका? प्लीरोम से बनता है। वो अलग है कि जो फैलोजन, ठीक, फैलोडर्म, ठीक, और पेरिडर्म। नहीं यार, फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। पहला होता है आपका फैलम,
दूसरा आपका फाइलोजन, तीसरा होता है फाइलोडर्म, तीनों का कहते हैं पेरिडर्म। ये अलग है, इससे कभी भी कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता, वो तीनों अलग है, अभी बताऊंगा मैं आपको, सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे। ये तीनों का उत्पत्ति होता है, ये फाइलोजन से होता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ? नहीं आया? फाइलोजन में पहला विभाजन हो, जैसे देखिए पहले समझ, आगे पढ़ोगे इसको। ये पहला फाइलोजन हुआ, ऊपर की तरफ जब डिवीजन होगा क्या कहलाएगा, वो फाइलम कहलाएगा, और नीचे की तरफ जब डिवीजन करेंगे क्या कहलाएगा, फाइलोडर्म, और तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, पेरिडर्म। और तीनों किसके भाग हैं, फ्लोएम का। क्लियर? आगे पढ़ो, मैं बोला ना इससे तुरंत बाद है। क्लियर हुआ? हेलो, सर एक बार बोल देते, ध्यान से समझिएगा, तो आप बोल देते तीनों को। वो अभी लिखवाएंगे ना, अभी तुरंत है, डाई काट में तुरंत है भाई, तुरंत है, रूट के बाद तुरंत पढ़ाएंगे, तुरंत है, रूट के बाद टेंशन मत लो। ये देखिएगा, तुरंत है, रूट के बाद तुरंत पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है? ये मतलब स्टेम के बाद तुरंत पढ़ाएंगे, लीफ स्टेम, फिर लीफ के बाद तुरंत आपका डाई काट वाला। क्लियर है? तो पहले यहाँ पर देखिएगा, ये समझ आया, वास्कुलर बंडल। बाहर की तरफ को क्या कहते हैं अपन, फ्लोएम। नीचे की तरफ क्या बना आपका, जाइलम। बीच में क्या बना, क्योंकि ये है कौन सा टिश्यू है, कंपाउंड टिश्यू। क्योंकि वास्कुलर बंडल से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए कंपाउंड टिश्यू से क्या होता है, जाइलम बनता है, फ्लोएम बनता है और कैम्बियम बनता है, बाकी और कोई टिश्यू से नहीं बनता। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या, कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू में क्या होता है आपका, जाइलम और फ्लोएम। तीसरा कौन होता है आपका, कैम्बियम। क्लियर हुआ? कोई भी टिश्यू दे तो आपके सिर्फ दिमाग में होना चाहिए कौन सा टिश्यू, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर हुआ? आगे समझ? ये समझ आया? पूछा फेसिकुलर कैम्बियम किसको कहते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच को क्या कहेंगे, फेसिकुलर कैम्बियम। अगर पूछा एक वास्कुलर बंडल दूसरा वास्कुलर बंडल किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर हुआ? और पूछा कि कैम्बियम रिंग बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। आया समझ? क्योंकि एक रिंग बन रहा है। क्लियर हुआ? अब रिंग बनेगा तो बीच में क्या रहेगा आपका, पित प्रेजेंट रहेगा। बीच में क्या रहेगा आपका, पित। मैं पहले बता दिया हूं, डाई काट के रूट में पित्त का अभाव होता है, लेकिन स्टेम में क्या होता है आपका, पित्त उपस्थित होता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ? रूट में क्या रहेगा उसका, एब्सेंट, और तना में क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट। क्लियर हुआ? इसके बाद और इससे कुछ क्वेश्चन बच गया है क्या, इनर कैम्बियम, ग्राउंड टिश्यू, ये बस इतना ही है यार। क्लियर हुआ? आ गया समझ? चलिए अगला टॉपिक लिखेंगे आप लोग, आप पत्तियों की आंतरिक संरचना। सर हाँ जी बोलिए। जो कीट था रूट में, मोनोकाट में था, डाइकाट में जैसे डेवलप होता है तो खत्म हो जाता है। हाँ लेकिन मोनोकाट में खत्म नहीं होता। हाँ यस सर, और स्टेम में मोनोकाट में पित्त नहीं रहता है और डाइकाट में रहता है। हाँ, इसी कारण तो मोनोकाट के स्टेम में क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू भरा रहता है। आ गया? चलिए अब लिखेगा पत्ती, लीफ। क्या चीज स्टेम में, रूट में एब्सेंट रहेगा पीत, ठीक, वो भी किसके, डाइकाट में। क्लियर हुआ? और मोनोकाट के स्टेम में क्या रहेगा आपका, पीत एब्सेंट रहेगा, उसकी जगह क्या रहता है, तो ग्राउंड टिश्यू रहता है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक? क्वेश्चन वहीं से बनता है, आज जो पढ़े हो ना उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ देगा। जैसे कि मैं आपसे पूछा अभी, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें वास्कुलर बंडल की संख्या स्टेम में असंख्य होती है, ठीक? देखिएगा असंख्य पूछ रहा हूँ, तो असंख्य तो बहुत सारे किसमें रहेगा, मोनोकाट में। क्लियर हुआ? और यहीं पास पूछ दिया कि वास्कुलर बंडल की संख्या मतलब अरेंजमेंट में व्यवस्थित होता है, लेकिन संख्या अधिक होता। देखिए एक शब्द आया अरेंजमेंट, नहीं आया, तो वो सिर्फ क्वेश्चन को ही घुमाता है। हाँ जी बोलिए। मोनोकाट में तो बिखरा हुआ रहता है ना, तो संख्या तो असंख्य है।
क्लियर हुआ अब? सर डाई काट का क्या बोले हैं सर आपने? डाई काट में वास्कुलर बंडल बहुत अधिक मात्रा पे है, लेकिन उसका व्यवस्थित क्रम क्या है? एक चक्र पे होता। आया समझ? हेलो, क्लियर हुआ है तक के? चलिए अब अगला लिखिएगा पत्तियों की आंतरिक संरचना, मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखिएगा, पहला हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं अभी आप लोग को? मोनोकाट का पहले पढ़ा देते हैं, मोनोकाट का लीफ बनाना। पहले किसका बताता हूं भाई आप लोग को? मोनोकाट का लीफ। इधर पहले समझिएगा मोनोकाट का लीफ में क्या डिफरेंट होता है। इधर देखिए, मोनोकाट का क्या कहता है? लीफ। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमेशा मोनोकाट का पत्ती कैसे रहता है? इस प्रकार। क्लियर हुआ? यही बताया था मैं आप लोग को। मतलब मोनोकाट का लीफ हमेशा क्या होगा? समांतर सिरा विन्यास होता है। और अगर पत्ती का अरेंजमेंट पूछा तो हमेशा कैसा अरेंजमेंट रहता है? ये अल्टरनेट रहता है। हमेशा कैसा रहेगा? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब समझते हो ना? ये रूट हुआ, एक पत्ती इधर है, दूसरा यहाँ रहेगा, एक पत्ती यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा। आया समझ? ये अल्टरनेट रहेगा। और प्रकृति का नियम है, हमेशा को भी ह्यूमन बॉडी होता है जो हमेशा पहले लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाता है, लेकिन प्लांट बॉडी जो पहली पत्ती बनता है वो हमेशा राइट बनता। ध्यान से समझिएगा। जैसे खड़े हो जाओ, ठीक? अभी देखना, अभी आप लोग ठीक, पहले चलो यार, वो देखो, समझ आया कुछ? रुकिए सर, चल राइट को। अजीब लग रहा है। ठीक, अरे इसी को ही करते हैं ऐसे ही। क्लियर है? प्लांट बॉडी बस होता है जिसका लीफ पहले राइट बनता है, और ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म पहला जो मूवमेंट करता है वो लेफ्ट को मूवमेंट करता है। क्लियर हुआ? नहीं आया? कोई भी ऑर्गेनिज्म, केवल प्लांट को छोड़ के, केवल प्लांट में पहला पत्ती बनता है हमेशा राइट बनता है, फिर लेफ्ट बनता है। क्लियर हुआ है तक क्या? नहीं आया समझ? अगर वो मोनोकाट का है तो, अगर डाई काट का है तो दोनों एक साथ बनता है। नहीं आया समझ? यार इधर देखिए, जैसे सीड जर्मिनेशन होता है ऐसे बनता है तो दोनों एक साथ बनता है। ये समझ रहे ना? डाई काट में हमेशा एक साथ बनेगा, मोनोकाट में हमेशा क्या बनता है? राइट पत्ती बनेगा। क्लियर हुआ? इस कारण इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट बोल देते हैं। आया समझ? यार दूसरा देखिए, बता दिया कि ये बुली फार्मा का सेल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका? स्टोमेटा। जिस जगह पे स्टोमेटा रहेगा उस जगह पे क्या रहेगा? बुली फार्मा की सेल। दूसरा इसमें कौन सी वेनेशन पाई जाती है? तो पैरल वेनेशन। अब मैं एक क्वेश्चन, लॉजिक क्वेश्चन पूछा आपसे, चलिए बताइएगा, एक मोनोकाट का प्लांट है और दूसरा एक डाइकाट का प्लांट है, तो ऐसा कौन सा पौधा है जो गिरेगा तो खड़ा नहीं होगा? क्यों? क्लियर हुआ? मतलब अगर मोनोकाट का प्लांट ऐसे जमीन में गिरता है तो पुनः क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बुली फार्म की क्या है? सेल है। क्लियर हुआ? लेकिन डाइकाट एक बार गिरता है तो पूरा क्या हो जाता है? गिर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके पौधे की पत्ती में बुली फार्म की सेल अपसाइड। आया समझ? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? चलिए अब इसका देखते हैं आंतरिक संरचना। सर इसको क्या लिखे? हाँ वही पहले समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास। चलिए अब मोनोकाट का हम बनाते हैं संरचना भाई आप लोग के सामने।
एपिडर्मिस। पत्ती का काटोगे तो ऊपर नीचे नहीं रहेगा। चलिए बन गया। सर उसे इसको जाइलम से इसको वास्कुलर बंडल। अरे बता रहे ना, पूरे को वास्कुलर बंडल बोलते हैं। चलिए समझा दें आप। हो गया, बता दे यार। बता दूं आप? ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा। सबसे पहले करता है मोनोकाट का क्या है, लीफ। जब हम किसी भी पौधे की पत्ती की संरचना की बात करते हैं तो कभी भी जैसे कि पौधे की पत्ती है, जैसे कि मान लीजिएगा ये पौधे की पत्ती है, ये इसका पेटियोल है, तो पौधे की पत्ती ऐसा है, ठीक। तो उसको हमेशा कैसे काटते हैं, खड़ी काटा जाता है, कभी भी ऐसे सीधा नहीं काटा जाता। मतलब जैसे कि ये पौधे की पत्ती हुआ तो ऐसे काटा जाता है, क्लियर है, कभी भी ऐसे नहीं काटा जाता। आया समझ में रखे? इसको हमेशा ऐसे सीधा काटा जाता है, कभी भी सुला के नहीं काटते, ट्रांसवर्सल नहीं करते। इसको हमेशा क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल इसलिए करेंगे क्योंकि वो ऊपर का एपिडर्मिस भी दिखेगा और लोअर का एपिडर्मिस भी दिखेगा। नहीं है समझ? अगर यहाँ से काटते हैं तो वास्कुलर बंडल दो टुकड़ा पे हो जाएगा, समझ हमको नहीं आएगा। कहाँ पास वास्कुलर बंडल है, कहाँ पास नहीं। क्लियर हुआ है तक के? तो जब हम इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटे हैं तो इस प्रकार की उसकी संरचना क्या होगा अपने को दिखाई देगा। तो ऊपर और नीचे दोनों समान होता है, तो ऊपर वाले को कह देते हैं अपन अपर एपिडर्मिस और लोअर वाले को कह देते हैं अपन लोअर एपिडर्मिस। तो मोनोकाट है तो दोनों में स्टोमेटा क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा। मतलब अपर साइड भी स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा और लोअर साइड भी। क्लियर हुआ? बट इसका खासियत है कि मोनोकाट में जिस जगह पर स्टोमेटा होगा उस जगह पे कौन सा सेल पाएगा था आप लोग को, बोलीफार्मा की सेल रहता। क्लियर हुआ? बस मोनोकाट में एक ही चीज याद रखना, वो है तो बोलीफार्मा की सेल। क्लियर हुआ तक के? फिर दूसरा आता है कि ऊपर की जो सेल होता है, मतलब ऊपर पे जो सेल होता है उसको हम कौन सेल कहते हैं, पेरिसेड की कोशिकाएं कहते हैं। मतलब उसको क्या कहेंगे, मीजोफिल की सेल, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, संपन्न हो। क्लियर हुआ? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होता है, पौधे की पत्ती के, तो अपर सरफेस। क्लियर है? जिसमें कौन रहता है आपका, पेरिसेड, जिसको कहते हैं खम्भ कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई, खम्भ कोशिकाएं। क्लियर हुआ तक के? आगे समझ आ तक के? फिर दूसरा आता है नीचे। तो नीचे की तरफ आते हैं तो बीच भाग में ऐसे जो बीच भाग रहता है यहाँ पास, ये यहाँ पास क्या रहेगा आपका, वास्कुलर बंडल। तो ये पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, वास्कुलर
बंडल कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? वास्कुलर बंडल। और पत्ती की खासियत है, पौधे के हमेशा तना पे जो जाइलम होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन पत्ती पे हमेशा जाइलम कहाँ रहेगा? अपर की तरफ रहेगी। ये पहचान लो, मैं पहले बता दिया। ये डाइकाट मोनोकाट दोनों में इसी रहेगा, तना में अलग है, पत्ती में अलग है। इधर देखिए कैसा, इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे? वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल में जो ऊपर की तरफ होगा, इधर देखिएगा, ये जो ऊपर की तरफ है वो क्या कहलाएगा? आपका जाइलम। और जो नीचे की तरफ है वो क्या कहलाएगा? आपका फ्लोएम। इसमें कैम्बियम क्या है? किस कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। क्लियर हुआ तक? तो ये क्या कहलाया? हमारा वास्कुलर बंडल। अब बात होती है कि मैं पहले बता दिया था कि मोनोकाट के प्लांट में या C4 प्लांट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। तो क्रेंच एनाटॉमी क्या होता है इधर समझिएगा। ये वास्कुलर बंडल, इसके ऊपर पे ऐसे बंडल का सीथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बंडल का सीथ। लिखा भी हूं मैं कहीं पास, ये देखिएगा, वास्कुलर बंडल के ऊपर क्या पाया जाता है? बंडल का सीथ। और इसी बंडल के सीथ पे कौन सा साइकिल चलता है? तो C3 साइकिल। बंडल सीथ में कौन सा साइकिल चलेगा? C3। इसके ऊपर मीजोफिल की क्या है? सेल। तो इस मीजोफिल पे कौन सा साइकिल चलेगा? आपका C4 साइकिल चलेगा। इस कारण जितने भी C4 प्लांट होगा उसमें C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों चलता, और वो भी कौन से प्लांट में? तो क्रेंच एनाटॉमी वाले। आया कुछ समझ? ये मतलब ये वास्कुलर बंडल। हाँ जी बोलिए। सर एक बार और बताइए ना C3 का। हाँ ध्यान सुनिएगा, इधर देखिए डायग्राम से, बगल साइड में देखेंगे। ये पूरा संरचना कहलाता है वास्कुलर बंडल। ऊपर की तरफ क्या है? आपका जाइलम। बाहर की तरफ क्या है? आपका फ्लोएम। मतलब अंदर की तरफ क्या है? आपका फ्लोएम। इसके ऊपर पे एक आवरण पाया जाता है, चारों तरफ से घेर दिया है। चारों तरफ से घेर दिया मतलब ये क्या हुआ? बंडल सीथ। कौन सीथ होगा? बंडल सीथ। और बंडल सीथ में क्लोरोफिल क्या रहता है? एब्सेंट रहेगा। क्लोरोफिल क्या रहेगा? एब्सेंट। तो जब बंडल सीथ में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो यहाँ पास कौन सा साइकिल चलेगा? C3 साइकिल पहला। फिर इसके ऊपर पे एक मीजोफिल की क्या पाई जाती है? सेल पाया जाता है। मीजोफिल का क्या मिलता है अपने को? सेल। और जहां मीजोफिल की सेल प्राप्त होगी वहां कौन सा साइकिल चलेगा? आपका C4। मतलब जो भी क्रेंच एनाटॉमी वाले पौधा होगा, कौन से एनाटॉमी वाला? क्रेंच एनाटॉमी या C4 प्लांट होगा, उसमें दोनों क्रिया एक साथ चलेगा, C3 और C4। क्लियर हुआ? आगे बताऊंगा फिजियोलॉजी में इसको, ठीक, जब हम पढ़ेंगे C3 C4 साइकिल C2 साइकिल। तो ये समझ आ गया यहाँ पास। फिर नीचे में कहता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा। क्या रहता है इसमें? नीचे पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और इसी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी हुई भोज्य पदार्थ क्या होता है? संग्रहित होगा। तो यहाँ पास स्टोरेज होता है। भोज्य पदार्थ क्या होगा? स्टोरेज होगा। क्लियर हुआ? अगर पूछा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में क्या संग्रहित रहता है तो भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है। क्लियर हुआ? ये जो बंडल सीथ वाला है, हाँ। उसके ऊपर जो है वो पेलिसेड सेल्स है। हाँ पूरा मीजोफिल मतलब पेलिसेड है। हाँ ऊपर नीचे दोनों रहेगा, लेकिन जो गैप ज्यादा दिख रहा है वो कहलाता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रहेगा। सिर्फ वास्कुलर बंडल के नीचे बस रहेगा ये पेलिसेड। ये तो ऊपर है पूरा है रहता है, लेकिन वास्कुलर बंडल केवल निचली तरफ पर रहेगा पेलिसेड। आया समझ? पूरे पे नहीं रहेगा। इस कारण तो इसको क्रेंच एनाटॉमी कहेंगे। तो इसमें दो चीज बस याद रखना है। पहला क्या बताया मैं आप लोग को? बुली फार्म की क्या बताया आपको? सेल। दूसरा क्या बताया? स्टोमेटा ऊपर नीचे दोनों। क्लियर हुआ? कहानी खत्म। इसके अलावा तीसरा चीज याद नहीं करना इससे। आया समझ? नहीं आया? लास्ट लाइन जो बोल रहे थे आप, क्या बोले? लास्ट लाइन जो बोल रहे थे आप, क्या बोले? लास्ट क्या बता रहे थे? हाँ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा तो पता होता है, वो डाइकाट में भी मिलेगा और मोनोकाट में। दोनों का काम होता है भोज्य पदार्थों को क्या करना? स्टोर कर, संग्रहित करना। अब अगला लिखिएगा आप लोग। अब डाइकाट का लिखिएगा। चलिए
अब मैं आपसे पूछा इसमें, चलिए बताइएगा वास्कुलर मंडल किस प्रकार के होगा। वास्कुलर मंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड कैसा होगा आपका, क्लोज प्रकार का होगा। ध्यान समझिएगा, पूरे लिप में हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। क्यों लिप में क्लोज रहेगा, क्योंकि कैम्बियम क्या है, एब्सेंट। अगला लिखिएगा डाइकाट। बस रटना नहीं है यार, एक बार समझ लिए मतलब आपको आसानी से बन जाना चाहिए। मोनोकाट में फ्रिंज एनाटॉमी, डाइकाट के प्लांट में नहीं होता। ठीक, मैं पहले बता दिया हूँ, क्रेंज एनाटॉमी केवल मोनोकाट के प्लांट में मिलता है, ना कि डाइकाट। क्लियर हुआ। दूसरा लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे भाई आप लोग, डाइकाट। जो होते हैं वो डाइकाट है, तो मोनोकाट है ग्रंथस में। मोनोकाट के ओनली लीफ में बस होगा या फिर रूट में, स्टेम में भी? हमेशा लीफ में पाया जाता है, ना कि स्टेम में। यस सर। ठीक, डाइकाट देखते हैं अब, क्या देखते हैं भाई, डाइकाट लीफ। इधर देखिएगा डाइकाट का लीफ, ये हुआ, ये क्या है, डाइकाट का लीफ है। इसका लीफ है ये डाइकाट। इसमें क्या अंतर दिख रहा है कुजूर, मतलब रेटिकुलेट वेनेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है अपने को, रेटिकुलेट वेनेशन। जहां जालिका व सिरा विनाश होगा वो प्लांट क्या होगा आपका, डाइकाट लीफ होगा। इसका लीफ होगा डाइकाट लीफ। क्लियर, आ गया समझ। तो अब ऐसे में देखिएगा, अब इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आंतरिक संरचना की। ठीक है, तो आंतरिक संरचना की बात करते हैं। देखिए अब इसकी, बस रटना नहीं है यार, चीजों को उसी को क्या करना है अपने को समझना। और जिसको जिसको कोरोना हुआ था, जिसको हमेशा सर्दी खांसी पकड़ता है, एक बार टीबी टेस्ट करा लेना भाई। ठीक, क्या टेस्ट करा लेना, टीबी टेस्ट। होने का संभावना है क्या सर, क्या, टीवी? जिनको कोरोना हुआ था उनको अटैक ज्यादा आ रहा है। हार्ट अटैक? हार्ट अटैक तो बता दिए, फिर उसका कारण क्या, दीदी एब्सेंट। चलिए बना लीजिए आप।
हो गया। सर सबको बोलिए ना अपने माइक बंद करेंगे, बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। हाँ, कौन कौन रखा है भाई? पहले दीपिका, ज्योति 2, माधुरी 3, नीलम 4, नेहा 5, राजनंदिनी 6, सबा 7, संगीता 8, संगीता 9, सुप्रिया 10, विजय 11, विनोद पटेल 12। तो इसमें अभी तक के संगीता का माइक ऑन है। इधर बेटा नीचे पैर रखा है। हो गया। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल नीचे रहेगा, अभी समझा रहा नहीं सका। हो गया, समझा दूं मैं, ध्यान सुनिएगा, इधर देखिएगा। सबसे पहले कहता है डाई काट का क्या देखते हैं इसमें, लीफ। तो डाई काट के लीफ में कहानी होता है कि हमेशा इसका इंस्ट्रूमेंटा कहाँ रहेगा आपका, लोअर सरफेस में रहेगा। हमेशा इंस्ट्रूमेंटा कहाँ रहेगा आपका, निचली सरफेस में रहेगा। और जिस जगह पे इंस्ट्रूमेंटा रहेगा उसमें एक चेम्बर रहेगा, जिसको कौन सा कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल का चेम्बर, या इसी को कह देते हैं सब इंस्ट्रूमेंटल का चेम्बर। कंफ्यूजन नहीं होना, इसी को क्या कहेंगे, सब इंस्ट्रूमेंटल चेम्बर, या इसी को हम क्या कह देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल चेम्बर कहेंगे। क्लियर हुआ तक क्या, डाउट कहीं पास है? और हमेशा पौधे पत्ती के कहाँ रहेगा, लोअर सरफेस में इंस्ट्रूमेंटल रहेगा, वो भी कौन से प्लांट में, डाई काट के प्लांट में, ना कि मोनोकाट में। मोनोकाट में ऊपर नीचे कहाँ रहता है, दोनों। फिर कहता है कि जितने भी डाई काट के प्लांट होगा उसके पत्ती पे क्यूटिकल का लेयर रहता है। किसका लेयर रहता है, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का लेयर उसी प्लांट में होता है जिस प्लांट क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट होता है, हाइड्रोफिटिक प्लांट नहीं होगा। क्लियर हुआ, आ गया समझ? आ प्रकाश संश्लेषण की दर को नहीं, ट्रांसपिरेशन की दर को कम करता है। क्लियर हुआ, इधर समझिएगा। मतलब क्यूटिकल का काम देखिएगा, पौधे की पत्ती और ऊपरी दोनों सतह पे है, लेकिन जीरोफिटिक प्लांट है, मतलब मरुस्थली जगह पे, ऐसे जगह पे अगर क्यूटिकल का लेयर नहीं रहेगा तो वाटर का लॉस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल का क्या पाया जाता है, आवरण, जो ट्रांसपिरेशन की दर को, मतलब वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है, वो कम करता है। क्लियर होता है? तो ऊपर में भी अपर एपिडर्मिस और लोअर में भी एपिडर्मिस। बस मैं बताया था कि हमेशा स्टोमेटा हो जो होगा डाई काट में, वो किस शेप में होता है, स्टोमेटा किडनी शेप में, जबकि मोनोकाट में किस शेप होगा आपका, डम्बल शेप, भगवान शरीर के डमरू। इसमें क्या रहेगा, मनुष्य का किडनी। क्लियर होता है? फिर कहता है कि ऊपर में पूरे कौन से रहता है आपका, मीजोफिल का सेल, लेकिन मीजोफिल के सेल के ऊपर भाग में, मतलब लोअर एपिडर्मिस में या अपर एपिडर्मिस में, जनरली अपर एपिडर्मिस में, कभी भी लोअर एपिडर्मिस नहीं, अपर एपिडर्मिस में सिस्टोलिथ पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये काम का चीज है। अपर एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, सिस्टोलिथ। ये देखिएगा, अपर एपिडर्मिस में क्या देखने को मिल रहा है अपने को, सिस्टोलिथ। और ये सिस्टोलिथ में बता दिया था, अंगूर के गुच्छे के समान क्या होती है, इसकी संरचना दिखाई देता है। और केवल कौन सा प्लांट में पाया जाता है, तो आपका फाइकस में और बरगद में और नेरिंग में। लिखिएगा, ये तो लिखवा दिया था। सिस्टोलिथ किस में पाया जाता है, कनेर में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, ठीक है, कनेर, बरगद, पीपल, इन सब के पत्ती में क्या पाया जाता है, सिस्टोलिथ पाया जाता है। ठीक है, जो बता दिया था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पढ़ना होगा, पिछले क्लास में भी पढ़ा दिया हूं मैं। क्लियर हुआ ये, आ गया समझ तक के? दूसरा, इसमें ये होता है आपका बंडल, क्या होगा, वास्कुलर बंडल, अपर की तरफ जाइलम, नीचे की तरफ फ्लोएम, दोनों को हम क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल। इसके ऊपर और नीचे दोनों पे क्या है आपका, बंडल शीथ है, दोनों पे क्या है आपका, बंडल शीथ। लेकिन इसके ऊपर पे है क्या, मीजोफिल का सेल। अरे गधो, ये वास्कुलर बंडल है, वास्कुलर बंडल के पूरे ऊपर में बंडल शीथ रहता है, ना कि मीजोफिल की सेल होती है। ध्यान से सुनिएगा चीजों को, मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, पहले कंफ्यूज नहीं होना है, इधर पहले समझ लो, इधर समझिए पहले। ये वास्कुलर बंडल
मतलब ऊपर की तरफ क्या था, जाइलम, नीचे की तरफ क्या है, फ्लोयम। ये हुआ अपर एपिडर्मिस, ये हुआ क्या आपका लोअर एपिडर्मिस। इस एरिया पे कभी भी मीजोफिल का सेल नहीं होता। इसके ऊपर में केवल बंडल शीथ होता। अब आया समझ? यस सर। लेकिन मोनोकाट में ऐसा नहीं था। आया कुछ समझ है? नहीं आया? इसी चीज को याद रखना। सर मोनोकाट में बंडल से जो था वो वेस्कुलर बंडल के चारों इसके भी वास्कुलर बंडल के चारों तरफ तो बंडल शीथ है, नहीं आया समझ? मेसोफिल से नहीं। लेकिन मीजोफिल की सेल क्या है इसमें, एब्सेंट। आया कुछ समझ? नहीं आया अभी भी? अरे भैया मेरे ऊपर में क्या है, बंडल शीथ है, इसके ऊपर में क्या है, कुजूर है, ठीक। और हम डाई काट रहे हैं तो इसके ऊपर बंडल शीथ है लेकिन कुजूर वहां से नहीं है। नहीं आया समझ? है नहीं आया लगता? तो हम इसको क्रेंज एनाटॉमी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलते। क्लियर है? आया समझ? इस कारण उस प्लांट को क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं और इसको क्रेंज एनाटॉमी नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ? आया कुछ समझ? मतलब ऐसे पौधे में सिर्फ कौन सा साइकिल चलेगा, C4 केवल C3 साइकिल चलेगा, ना कि C4। गधो, बंडल शीथ में C3 बस चलता है, तो इसमें क्या है, बंडल शीथ बस है ना, तो बंडल शीथ में C3 बस चलेगा ना यार। मीजोफिल रहेगा तो C4 चलता। नहीं आया समझ? C3 और C4 दोनों चलेगा, उसको क्रेंज बोलेंगे। गुड, जिसका सिंगल रहेगा उसको नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, कहानी खत्म है। आ गया समझ? अभी बात क्लियर हुआ? यस सर। नहीं आया समझ? चलिए आगे बढ़िए। अब क्यूटिकल की लेयर सिर्फ जीरोफिटिक में रहेगा। हाँ, अधिकतर जीरोफिटिक प्लांट में रहता है, ठीक है। और ये भी जीरोफिटिक बताता हूँ, जिस पौधे की पत्ती मोटी और मांसल होती है उस पौधे में क्यूटिकल पाया जाता है, और जिस पौधे की पत्ती पतली रहती है जिसमें कांटा बनता है उसमें भी क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछा बबूल, वो कौन सा प्लांट है, जीरोफिटिक है कि हाइड्रोफिटिक है कि आपका नॉर्मल प्लांट है? वो जीरोफिटिक प्लांट है, ठीक, लेकिन वो नॉन क्रेसुलेशन प्लांट है, ठीक। क्योंकि आपको पता है जीरोफिटिक प्लांट दो किस्म का होता है, पहला क्रेसुलेशन और दूसरा नॉन क्रेसुलेशन। क्रेसुलेशन मतलब जिस पौधे की पत्ती मोटी मांसल होगी वो क्रेसुलेशन प्लांट है, इस कारण उसको कैंप प्लांट कहेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा बबुल, उसमें नॉन क्रेसुलेशन प्लांट है, मतलब वो तो है मोटी मांसल नहीं होके उसमें स्पाइन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब जीरोफिटिक है, लेकिन उसकी पत्ती मोटी ना होके क्या है, वो पतली है, इस कारण उसको कहते हैं नॉन क्रेसुलेशन प्लांट कहेंगे। जैसे एलोवेरा, आंख, ठीक, और थूहा, ये सब क्या है, जीरोफिटिक प्लांट है, लेकिन जीरोफिटिक में क्या है, वो क्रेसुलेशन प्लांट है, उसकी पत्ती क्या होती है, मोटी और मांसल होती है, तो क्रेसुलेशन हुआ। बबुल, उसमें कांटा बनता है, बनता नहीं बनता है, लेकिन पत्ती क्या होती है उसकी, सॉफ्ट होता है, मतलब ज्यादा और मोटे नहीं होता, इस कारण उसका कहते हैं नॉन क्रेसुलेशन प्लांट कहते हैं। लेकिन दोनों एक ही वैरायटी के हैं, वो है तो जीरोफिटिक प्लांट। क्लियर? सर नागफनी वगैरह हो गई क्रेसुलेशन में, वो क्रेसुलेशन प्लांट है कम, और वो किसका रूपांतरण है, नागफनी, पत्ती का जो स्टेम बनता है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हुआ यार? नहीं आ लगता हो गया। बन जाएगा ये, कंफ्यूज थोड़ी हो गया, पक्का ना? पूछूं मैं एक क्वेश्चन? तो अमेरिकन बबूल सुने हो? अमेरिकन बबूल, रीठा जानते हो? रीठा समझ गए ना, बाल में लगाते होगे यार, ठीक। तो हमको बताइएगा, या बेर जानते हो? वो क्रेसुलेशन प्लांट है कि नॉन क्रेसुलेशन प्लांट है? नॉन क्रेसुलेशन सर। नॉन क्रेसुलेशन प्लांट है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बता दिया भाई। आया समझ यार? नहीं आ लगता। चलिए अगला आप लिखेंगे, अब थोड़ा सा नोट करिएगा। अब लिखेंगे मोनोकाट में मतलब कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो मोनोकाट के बता दिया था, इनामोनो सेकेंडरी ग्रोथ लिखेगा, ऐसे नोट करके लिखेगा। एक बीजपत्रीय पौधों के लिखेगा, एक बीजपत्रीय
लिखेगा एक बीजपत्री पौधों के तना और जड़ में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, द्वितीयक वृद्धि होता है। एक बीजपत्री के जड़ और तना पे एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जो अपवाद है, जो अपवाद है, एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अपवाद जनित द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं उसी को। एग्जाम्पल लिखेंगे एगेव या एलेव बोल देते हैं, एलेव, ड्रेसिना, युक्का, ये तीनों क्या है, मोनोकाट का प्लांट है, लेकिन इसमें क्या होता है, एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्लियर हुआ? लिख लिए? लिखे यार, एलेव, ड्रेसिना और युक्का। क्लियर हुआ? लिख लिए? हाँ, दूसरा नोट करके लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा द्विबीजपत्रीय, लिखिएगा डाई काटना। द्विबीजपत्रीय तना में या जड़ में एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ये दोनों में होता है। अरे लिखो तो पहले, जड़ और तना दोनों पे एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, सनफ्लावर, हाँ एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सनफ्लावर, नेक्टेंथस, नेक्टेंथस मतलब हर सिंघार, नेक्टेंथस को क्या बोलते हैं, हर सिंघार। लिख लिए? क्या लिखे? नेक्टेंथस, बोरहेबिया, 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 टीनोस्पोरा, बोरहेबिया, टीनोस्पोरा। हो गया? बस इतना में क्या होता है, एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होता है। आया कुछ समझ? मतलब ये जितना भी लिखवाया हूं ये सब नार वाला, ये सब क्या है, नार है, जिसमें क्या हो जाता है, मोटाई वृद्धि करता है। अभी गिलो खाए थे ना, देखिए नार है लेकिन वो ग्रोथ करता है ना, एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ है। अरे लगता है ना लकड़ी जैसे रे, नहीं देखिए लताएं तो है वो, लेकिन ग्रोथ करता है ना, नहीं है समझ? तो ये कौन सा होगा आपका, डाइकाट का एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ होगा। आया समझ? कोई डाउट नहीं पास? जहां पूछेगा एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल वृद्धि, वो समझ जाना अपवाद पूछ रहा। और याद रखना, आपको एक को याद रखना पड़ेगा, वो है तो मोनोकाट के प्लांट को, डाइकाट को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उटपुटांग नाम देगा वही क्या रहेगा आपका, डाइकाट। आया समझ? नहीं आया? पक्का? बस इसको बस याद रखना पड़ेगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं। चलिए अगला लिखेंगे आप। अब हेडिंग डालिएगा डाई, वो लिखेगा मतलब क्या बोलते हैं इसको, लिखेगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाट स्टेम। अब देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लिखेगा सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकाट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ। अरे डाइकाट स्टेम लिखे, और डाइकाट स्टेम में क्या हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ, या उसी में रूट भी आ जाएगा। नहीं है समझ? मोनोकाट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, वो अपवाद है जो 3 बस को होता है। ठीक है? अब अगला हेडिंग डालिएगा डाइकाट स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ लिख लो या उसी। चलिए हेडिंग डालेंगे भाई आप लोग सेकेंडरी ग्रोथ। इससे भी क्वेश्चन आता है सेकेंडरी ग्रोथ से यार। इधर देखिएगा सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होता है, पहले समझ लीजिएगा। आपके दिमाग में आना चाहिए
कुछ समझ आया? इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इधर देखिएगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ मतलब किसी भी पौधे पे जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो कैम्बियम के एक्टिविटी के ही कारण होता है। क्लियर हुआ? अगर पूछा सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होता है तो कैम्बियम के एक्टिविटी के कारण। क्लियर हुआ तक के? तो पहला देखिएगा, प्रोवास्कुलर बंडल बना हुआ है, मतलब ये क्या है? प्रोवास्कुलर बंडल है। अभी डिफाइन हुआ है क्या कि कौन जाइलम है और कौन फ्लोएम है? नहीं हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रोवास्कुलर बंडल हुआ पहला। दूसरा पे क्या बनाया? वास्कुलर बंडल बना। दूसरे पे क्या बना? वास्कुलर बंडल। तो ऊपर की तरफ क्या बनाया आपका? फ्लोएम। ऊपर की तरफ क्या बनेगा? फ्लोएम। और नीचे की तरफ क्या बना आपका? जाइलम। और दोनों के बीच में एक पट्टी का निर्माण हुआ। दोनों के बीच में क्या हुआ? एक पट्टी का निर्माण। और ये जो पट्टी बना वो कौन सा पट्टी हुआ? फैसिकुलर कैम्बियम। क्या बना? फैसिकुलर कैम्बियम। और इसी कैम्बियम आगे की तरफ बढ़ते गया तो ये किसका निर्माण किया? रिंग का निर्माण किया। तो वो रिंग कौन सा होगा? कैम्बियम का रिंग। पूरे को हम क्या कहेंगे? कैम्बियम रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कैम्बियम का रिंग। लेकिन दो वास्कुलर बंडल के बीच में जो बनता है ये वाला, ये कहलाता है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। क्या कहलाएगा? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। मतलब आपके दिमाग में आ गया कैम्बियम की एक्टिविटी के ही कारण क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। पहला कंडीशन यहां तक के लिख लिए, बस लिखते चले जाएंगे यहां से आप। लिख लिए, आगे बढ़े। हो गया आप? हो गया? इधर देखिए आप, तो यहाँ तक के आगे बढ़ूं अब मैं। अब इधर देखिए, पहला आपको समझ आ गया कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। फैसिकुलर कैम्बियम ही होता है जो कैम्बियम का क्या करता है? वास्कुलर बंडल के बीच में रहता है। दो वास्कुलर बंडल के बीच में क्या रहता है? इंटरफैसिकुलर। यही पूरा आपस में जुड़ जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? कैम्बियम का रिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है। देखिएगा कैसे सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है, पहले समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये हमारे पास एक कैम्बियम का सेल हुआ। पहले समझिएगा चीजों को। ये क्या हुआ? कैम्बियम का सेल। क्यों ऐसा हुआ? इधर देखिए, क्योंकि ये है आपका वास्कुलर बंडल, है कि नहीं है? मतलब इधर देखिएगा, ये है वास्कुलर बंडल, है कि नहीं है? तो नीचे की तरफ क्या है आपका? जाइलम। ऊपर की तरफ क्या है आपका? फ्लोएम। बीच में क्या है आपका? कैम्बियम की सेल। अब इस सेल पे क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? आइसोडायमेट्रिक विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? आइसोडायमेट्रिक। आइसो मतलब होता है बराबर, बस ये दिमाग में। तो एक सेल से कितना सेल बन गया? एक सेल से कितना सेल बन गया? दो सेल बना। एक सेल से कितना सेल बन गया? दो सेल। ऐसी बना दो सेल। अरे बंद करो, किसका है इधर? संगीता। ठीक, एक सेल से कितना सेल बना? दो सेल। तो इसमें दो प्रकार के इनिशियल सेल बनता है। तो ऊपर को कहते हैं अपन रे इनिशियल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रे इनिशियल। ऊपर को हम क्या कहेंगे? रे इनिशियल सेल कहेंगे। और दूसरा कहलाता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल कहलाता है। क्लियर हुआ? आगे समझ आ सकते? अब इधर देखिए,
अब ये जो रे इनिशियल है हमेशा अपर सेल पे रहेगा। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि जब कैम्बियम में सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? कैम्बियम में सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है, कितना इनिशियल सेल का फॉर्मेशन करता है? तो कितना इनिशियल सेल का फॉर्मेशन किया? 2। ऊपर की तरफ को हम क्या कहते हैं? रे इनिशियल सेल। नीचे की तरफ को हम क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्मिक इनिशियल सेल। मतलब एक तरह रूप हो गया। क्लियर हुआ? मतलब ऊपर की अलग तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ अलग बढ़ रहा है। इसी कारण देखिएगा जब रिंग बनता है, ऐसे देखिएगा ये रिंग बना ना यार आपस में, तो ऐसे बनता है ना रिंग। जाइलम का रिंग बनता है कि नहीं बनता है? उसका कैम्बियम का रिंग बनता है कि नहीं बनता है? तो ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा और ये नीचे की तरफ। नहीं है समझ? ये देखिएगा, नहीं है समझ यार? मतलब ये जाइलम देखिए ये छोटा होते जा रहा है और कठोर होते जाएगा। बाहर की तरफ क्या रहेगा आपका? फ्लोएम। और ये सब क्या है? कैम्बियम का रिंग है कि नहीं? कैम्बियम का रिंग है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? और कैम्बियम का रिंग रहेगा तो 2 वास्कुलर बंडल के बीच में ऐसे जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? मेडुलरी रेस कहलाएगा। क्या रहेगा? मेडुलरी रेस कहलाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाहर में पेरिसाइकल है, इसके बाहर में क्या रहता है? पेरिसाइकल। और इसके ऊपर क्या रहता है? एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस कहाँ पे क्या रहेगा? कैस्पेरियन की स्ट्रिप मिलेगा। तो इसी एंडोडर्मिस से ये मेडुलरी रेस उसको मजबूती प्रदान करेगा और इसी से जल क्या होगा? अंदर है। डायरेक्ट तो ये नहीं कर रहा है, वो तो बाद में करेगा। इसका काम होता है नीचे से ऊपर ले जाना, ऊपर से नीचे। क्लियर हुआ तक? मतलब अगर पूछा आपसे सेकेंडरी कैम्बियम कितने भागों में बढ़ता है, कितने भागों में बटेगा? 2 इनिशियल सेल, पहला रे इनिशियल सेल और दूसरा क्या होगा? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल। क्लियर हुआ है तक? कोई डाउट कहीं पास? आ गया समझ? इसी कारण जो प्रथम सेल बनता है, जो प्रथम सेल बना यहाँ पास, कौन सेल बना? प्रथम सेल बना। बना कि नहीं बना? इसी प्रथम सेल को हम फैलोजन कहते हैं। इसी प्रथम सेल को क्या कहेंगे? उसको अलग से लिखवा दूंगा, रहने दीजिए, फिर कंफ्यूज हो गए। यहाँ पास आप सिर्फ लिखे क्या? सेकेंडरी टिश्यू लिखे, मतलब सेकेंडरी कैम्बियम कितना सेल का फॉर्मेशन करता है? लिख लो 2। ऊपर की तरफ रे इनिशियल और नीचे तरफ फ्यूजिफॉर्म की इनिशियल सेल। बस इतना ही लिखिए, आगे बढ़िए। हो गया? लिख लिया यहाँ तक के? पक्का? अब देखिए अब आगे, अब तीसरा पॉइंट ना यार। अब कहता है कैम्बियम का क्या बनने लगा? रिंग बनने लगा। भाई 1 से 2 हो गया, क्योंकि इधर देखिए सॉरी, हाँ ये पहला सेल कौन था? रे इनिशियल सेल था। दूसरा कौन था आपका? फ्यूजिफॉर्म का। तो रे इनिशियल सेल की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। और नीचे वाला जो सेल होता है वो 2 डॉटर सेल का क्या करता है? निर्माण करता है। ऊपर की वृद्धि क्या हो गया? रुक गया। नीचे बस की वृद्धि हुआ तो कितना डॉटर सेल का निर्माण होगा? 2 डॉटर सेल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ये याद रखना, इसमें से 4 चीज को। ऊपर रे इनिशियल सेल, नीचे फ्यूजिफॉर्म का सेल। रे इनिशियल सेल की वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। केवल किसका निर्माण होता है? तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल का निर्माण। क्लियर हुआ है बच्चे? आगे बढ़िए। अब देखते हैं एनुअल रिंग। इसी में ना यार इसका क्या बनता है? अब एनुअल रिंग। अब मैं आपसे पूछा एनुअल रिंग किसके कारण बनता है? एनुअल रिंग किसके कारण बनता है? पहला जाइलम के कारण, दूसरा फ्लोएम, तीसरा कैम्बियम, चौथा ऑल ऑफ दिस। तो हमेशा दिमाग में होना चाहिए कैम्बियम। अब कैम्बियम के सक्रियता के कारण ही क्या होता है? एनुअल रिंग बनता। तो एनुअल जो रिंग बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग बनेगा। तो कैम्बियम का कभी भी जो रिंग बनता है वो किसके बेस पे बनता है? तो पहला भोजन के आधार पर और दूसरा जलवायु के आधार पर। क्योंकि भाई कैम्बियम का रिंग बनेगा तो 2 ही के आधार पर तो बनेगा। पहले किसके आधार पर? भोज्य पदार्थ के आधार पर, और दूसरा आपका जलवायु के आधार। जहां मौसम अच्छा रहेगा, जलवायु अच्छा है, भोज्य पदार्थ ज्यादा रहेगा तो उसकी कैम्बियम अधिक सक्रियताशील होगा। जैसे कि अभी देखिए, बुरा मत मानिएगा, शरीर के हिसाब से अभी
सब तो फिट ही दिख रहे हैं। ठीक, मतलब किसी का शरीर क्या हो जाता है, विशाल होता है, एकदम हेल्दी हो जाते हैं। उसको भोजन क्या मिल गया, ज्यादा मिल गया। दूसरा, वहाँ का जलवायु उसी के आधार पर है। नहीं है समझ? जैसे हमको देखिए, हम दुबला पतला सुखड़ा है, कितना भी खाते हैं उतना ही रहेंगे। तो वो हमको क्या होता है, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो भोजन, वो हमारे शरीर में अडॉप्ट नहीं हो रहा। इस कारण हमारे शरीर में क्या होता है, सक्रियता क्या है, कम है। तो उसी प्रकार से कहता है कि जो एनुअल रिंग होता है वो कैम्बियम के साथ साथ फूड और जलवायु के ऊपर क्या रहता है, वो डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? और ये जलवायु के आधार पर ही उसमें क्या बनता है, रिंग बनता है। तो साल में हमेशा कितना रिंग बनता है, 2 रिंग बनता है। दोनों को एक साथ हम एक रिंग बोलते हैं, इस कारण उसको एनुअल रिंग कहते हैं। ध्यान समझिएगा, रिंग कितना बताया मैं आप लोग को, 2, लेकिन एनुअल रिंग बताऊंगा कितना होगा, 1। कैसे होगा, इधर देखिए। पहला कहता है, एक तो बनता है आपका समर ऋतु पे, और दूसरा क्या बनता है आपका बसंत ऋतु पे। एक तो होता है आपका स्प्रिंग रिंग बनेगा, दूसरा होता है हार्ड रिंग बनेगा। तो इधर देखिएगा, हमेशा जो स्प्रिंग रिंग होता है, ठीक है, जो बसंत ऋतु में बनेगा वो कौन सा होगा आपका, बसंत कास्ट, मतलब उसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग वुड कहेंगे। क्लियर हुआ? और जो गर्मी में बनेगा ग्रीष्म ऋतु में, वो क्या कहलाएगा आपका हार्ड रिंग होगा। ठीक है, इसी के आधार पर इसको बसंत कास्ट बोलते हैं और इसको ग्रीष्म कास्ट बोलते हैं। इसी कारण इसको स्प्रिंग रिंग और दूसरा को क्या कहते हैं, हार्ड रिंग। और दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो वो कहलाता है एनुअल रिंग कहलाता है। तो लिखिएगा, लिख लिए, बसंत ऋतु में बने कास्ट को क्या कहते हैं, स्प्रिंग, और ग्रीष्म ऋतु में बने को क्या कहते हैं अपन, ग्रीष्म। हो गया? अब दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, एनुअल रिंग। जैसे अभी मैं पूछा, अभी कौन सा दिन आ रहा है, ठंड का दिन आ रहा है। देखिएगा, बरसात में घर का दरवाजा क्या होता है, लेट में लगता है। क्यों लेट में लगता है, तो किस प्रकार का एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब तो बहुत प्रकार का होता है। गुड, जिसको कहते हैं इम्बिबेशन। क्या कहते हैं भाई, इम्बिबेशन। जैसे मैं आपसे पूछा, सूखा बीज किस प्रकार का अवशोषण करता है, अम्लता चूषण करता है, इम्बिबेशन। मतलब जो भी शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करता है वो कहलाता है इम्बिबेशन कहलाता है। क्लियर? मैं पूछा कपड़ा, कपड़ा किस प्रकार का एब्जॉर्ब करता है, कभी भी कपड़ा जो एब्जॉर्ब करता है वो ऑस्मोसिस करता है। कैसा करता है, ऑस्मोसिस। नहीं पता, गिलास पानी भरना, पानी में क्या करना, गिलास मतलब गिलास से पानी को भर देना, और ऊपर कपड़ा के ऐसे ऊपर में मोजा से क्या करना, ढक देना, और ऐसे रखना, तो वो पानी नीचे की तरफ नहीं आता। आया समझ? नहीं लगता? अरे यार, ये पानी गिलास से भरा हुआ है, मोजा को ऐसे एकदम टाइट करके ऐसे फिट कर देना, और ऐसे आसानी से नीचे करोगे ना और लेके जाओगे, पानी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वहां पास अवशोषण की क्रिया नहीं हो रही है। ट्राई करके देखना, ठीक? तो वो कपड़ा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इम्बिबेशन की क्रिया वहां पास नहीं हो रहा है, वहां सिर्फ ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है। आया समझ? मैं बोला ना, आज घर में मोजा में ट्राई करके देख लेना। क्लियर हुआ? तो जो ड्राई चीज होगा उसमें हमेशा इम्बिबेशन की होगी और शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हुआ है तक के? तो डाउट कहीं पास? आगे बीज में भी पानी रहता है, किसमें? बीज में भी पानी रहता है। हाँ, तो बीच में कैसे नहीं रहेगा यार, तभी तो सर्वाइव कर रहा है। प्रकृति में ऐसा कोई चीज नहीं बना होगा जिसमें प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ना हो। क्या साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है, क्या जीव द्रव्य ही तो है। क्लियर हुआ है तक के? आगे समझ यहाँ तक के? अगर पूछा एक रिंग कितना बनता है, तो साल में एक ही रिंग, लेकिन सीजन के आधार पर कितना रिंग बन रहा है, तो 2। अगर बसंत ऋतु में बना तो वो क्या कहलाएगा, बसंत काट, या उसी को कहते हैं स्प्रिंग वुड। अगर गर्मी में बना तो वो ग्रीष्म। और दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। क्लियर हुआ तक के? किसके कारण होता है, तो सिर्फ कैम्बियम की सक्रियता के कारण। क्लियर हुआ? दूसरा लिखिएगा,
अब लिखिएगा कार्क कैम्बियम की, लिखिए हेडिंग डालिएगा कार्क कैम्बियम के कारण द्वितीयक वृद्धि। अब देखिएगा कार्क कैम्बियम किसको कहते हैं, अब समझिएगा ना। इधर देखिएगा कार्क कैम्बियम किसको कहते हैं, पहले समझ लीजिए भैया। अब इधर देखिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, इधर समझिए पहले। ये बीच वाला क्या था आपका, कैम्बियम था। बीच वाला क्या था आपका, कैम्बियम था। इसी कैम्बियम को हम कह देते हैं फैलोजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, फैलोजन। ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। कैम्बियम को हम क्या कहते हैं, फैलोजन। ऊपर पे जब डिवीजन हुआ तो वो कहलाता है फाइलम। क्या कहलाएगा, फाइलम। और इसे ही कहते हैं अपन कार्क कैम्बियम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कार्क कैम्बियम। ऊपर डिवीजन हुआ क्या कहलाया आपका, फाइलम, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्क कैम्बियम। अगर नीचे डिवीजन हुआ तो इसको कहते हैं अपन फैलोडर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई, फैलोडर्मा। और तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, पेरिडर्मा कहते हैं। आया कुछ समझ आया? मतलब इसका सीक्वेंस भी पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शनल में पूछेगा कि इसमें मतलब पेरिडर्मा कौन है, तो पेरिडर्मा का पहला सीक्वेंस होता है आपका फाइलम, दूसरा क्या होगा आपका फैलोजन, तीसरा क्या होगा आपका फैलोडर्म, और तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, बराबर पेरिडर्म। कंफ्यूज नहीं होना। तो फैलम को हमेशा क्या कहते हैं, कार्क कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भाई उसको, कार्क कैम्बियम। क्योंकि कार्क कहता है, फैलम को कहता है फैलम। हो गया यार, आ गया समझ? हो गया, तो डाउट कहीं पास नहीं आया समझ? इधर समझिएगा। अब इधर देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा। हमेशा बाहर की तरफ क्या रहेगा आपका, फैलम, बीच में क्या रहेगा आपका फैलोजन, और नीचे क्या रहेगा आपका फैलोडर्म, और तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, पेरिडर्म। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास आया समझ? नहीं आया समझ? पक्का? गुड। चलिए अब लिखेंगे आपका, हो गया। अब अंतःकाष्ठ रसकण, अब अंदर की तरफ बनेगा वो क्या होगा, अंतःकाष्ठ, और बाहर की बनेगा वो बाहर काष्ठ। चलिए लिखिए, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है यार, अंतःकाष्ठ बाह्य काष्ठ को। ठीक, हमेशा जब फ्लोएम की तरफ बनता है तो बाह्य काष्ठ होगा, और जाइलम की तरफ बनेगा वो अंतःकाष्ठ। ठीक है, हो गया। चलिए इतना ही तो बताना था यार इसमें। चलिए अब अगला लिखिए आप लोग, जड़ का बता दिया था मैं आप लोग को। ठीक, लिखिएगा फादर ऑफ एनाटॉमी प्लांट में, लिखिएगा फादर ऑफ एनाटॉमी प्लांट में ग्रेव को कहा जाता है, ग्रेव। लिखिएगा फादर ऑफ एनाटॉमी प्लांट में ग्रेव को कहा जाता है, ग्रेव। लिखिएगा मेरिस्टेम को, ये तो बता दिया था, मेरिस्टेम को नगेली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्या बोले सर? क्या चीज को, नगेली मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दिया था। मतलब एपिकल सेल थ्योरी को देखा था नगेली। ठीक, लेकिन अगर मेरिस्टेम को जो देने का श्रेय जाता है शब्द को, वो भी नगेली को ही जाता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम केवल किसमें लागू होता है, आपका उसमें लागू होता है लोअर प्लांट पे, हायर प्लांट में लागू नहीं होता। ठीक, बस इतना ही है यार आपका। ठीक, ये आपका क्या हो गया भाई, आपका पुष्पी पादपों की एनाटॉमी। छल्ला वाला, हाँ इसमें एक शब्द दिया है और
लेंटिकुलर दिया है, तो स्टोमेटा में पढ़ा दूंगा मैं। जो मतलब पौधे की तना में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लेंटिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हो है। हाँ ये चैप्टर खत्म हो गया। बाकी जड़ का दिया तो जड़ का भी वैसे ही रहेगा। ठीक, जैसे अभी स्टेम में पढ़े ना, सेम वैसे जड़ का रहेगा, बस अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल क्या रहेगा आपका? डिफरेंट रहेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें वास्कुलर बंडल कैसा रहेगा आपका? अरीय क्रम में रहेगा। किस क्रम में रहेगा आपका? अरीय क्रम में। तो क्लियर हुआ आपका ये? एक बार और देख लो भाई, कोई डाउट होगा तो इसमें, फिर अगला आगे बढ़ते हैं अपन।